नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और नोटिफिकेशन को लेकर के कि किस प्रकार से हमें फॉर्म भरना है, जो नोटिफिकेशन आया था उसको लेकर के एक वीडियो मैंने बनाई है और उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब के माध्यम से आप तक नहीं गया है। तो यदि नहीं गया है और अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर की गई है लिंक, साथ ही साथ आपके चैनल के वीडियो सेक्शन में वो लिंक मिल जाएगी, जाकर एक बार उसको अवश्य देखिएगा। अब आज हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों की शुरुआत कर रहे हैं और रात्रि 11 बजे का हमारा एक सेशन है। सबसे पहले अनिवार्य रूप से आपको बता दूं कि हमारे कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो लगातार करंट अफेयर्स से जुड़े रहते हैं। आपसे आग्रह है कि हमारा रात्रि 11 बजे का एक सेशन होता है, अधिकतम 20 मिनट 25 मिनट का हमारा वो सेशन होता है और उस सेशन में विशेष रूप से हम जिक्र करते हैं कि जो दिन भर का हमारा रूटीन था वो कैसे कंप्लीट हो पाया, कितने अच्छे तरीके से हमने उसको समाप्त किया है। साथ ही साथ हम उसी सेशन में पिछले 2 दिनों से, और अब लगातार ये रहेगा, रैपिडली कुछ प्रश्न पूछते हैं आपसे। और ये जो प्रश्न होते हैं ये आपके डेली के रूटीन से संबंधित होते हैं, जो रूटीन में आपने पढ़ा है उसी से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो प्लीज़ आप में से जो भी करंट अफेयर्स देखते हैं और पसंद करते हैं, प्लीज़ रात्रि 11 बजे 10 से 20 मिनट का समय आप अवश्य दीजिए। वहाँ पर हम प्रीलिम्स को लेकर के और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न, थोड़ा सा जुकाम हो गया है, मौसम में बदलाव के कारण एक दिन भीग गया था तो आवाज़ थोड़ा सा यदि गड़बड़ आती है तो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जुकाम होने पे आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है। अगला है, भारत सरकार की किस, पहला प्रश्न, भारत सरकार की किस पहल को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है। बोला जा रहा है कि भारत सरकार की वो कौन सी पहल है जिसको संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है। जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। वो पहल कौन सी है ये आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। और आपको बता दें, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, विशेष रूप से करंट अफेयर्स यूट्यूब पर हज़ारों की संख्या में मिल रहा है, ठीक है, हज़ारों संस्थान करंट अफेयर्स उपलब्ध करा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स आपको ध्यान यह रखना है कि जो आपकी परीक्षा से जुड़ा हुआ कंटेंट है, जो आपकी परीक्षा के मानकों पर कंटेंट दे रहे हैं, आप वहां से फॉलो करें, ठीक है। इसका सही उत्तर है नमामि गंगे परियोजना। क्या उत्तर सही है? नमामि गंगे परियोजना। अब यहाँ से जो एक सामान्य छात्र होगा, कल भी मैंने रात्रि 11 बजे के सेशन में इसी उदाहरण का जिक्र किया था, इसी चीज़ का मैंने उदाहरण दिया था, आज पुनः वही बता रहा हूँ कि जो सामान्य छात्र होगा वो सिर्फ रट जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र की जो 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल हैं उनमें जो है नमामि गंगे परियोजना को शामिल किया गया है, ठीक है। ये चीज़ें क्या है कि सभी पुस्तकों में हैं और हर कोई ये रट जाएगा, लेकिन आपको कुछ अलग सोचना है क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हो। सबसे पहली बात आपको देखना है कि नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी। तो आपको याद आना चाहिए वर्ष 2014 में, और जब ये शुरू की गई थी तो 20,000 करोड़ रुपए आवंटन बजट में किया गया था। मतलब जब ये योजना 2014 में शुरू की गई थी तो 20,000 करोड़ रुपए का बजट परिव्यय इसमें दिया गया था। आपको बता दें इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था कि जो हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा है, राष्ट्रीय नदी जो हमारी गंगा है उसको प्रदूषण मुक्त करना था। क्या उद्देश्य था? प्रदूषण मुक्त करना था, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। अब हमने बोला राष्ट्रीय नदी गंगा, ठीक है, हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा। तो आपको पता होगा जब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय नदी गंगा तो मतलब गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। तो यह भी हमें पता होना चाहिए कि गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला। तो याद रखिएगा वर्ष 2008 की बात आती है जब गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। अब इसमें कुछ चीज़ें और, जैसे हमने देखा कि राष्ट्रीय नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए, तो सामान्य तौर पे हम सोचते हैं कि प्रदूषण मुक्त बनाने का मतलब इतना हो गया कि
भाई जो इसमें दूषित जल जा रहा है उसके रोकथाम को लेकर के हम काम करेंगे, सीवरेज प्लांट लगाएंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पे जो इसके उद्देश्य थे यदि आप देखेंगे तो वहाँ पे सीवरेज उपचार तो शामिल था ही, सीवरेज उपचार के साथ साथ कई सारे अन्य प्रावधान इसमें किए गए थे, जैसे नदी सतह की सफाई, वनीकरण भी इसमें जुड़ा था, और वनीकरण के साथ साथ जो औद्योगिक कचरा है, जो औद्योगिक प्रवाह है उसकी निगरानी। तो इसमें 4 चीजें आती हैं। पहला, औद्योगिक जो प्रवाह है उसकी निगरानी, वनीकरण, ठीक है, और नदी का जो सतह है उसकी सफाई, साथ ही साथ जो आप कह सकते हो कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान जो है लगाना। इसके 4 मुख्य आधारभूत आप कह सकते हो स्तंभ थे जिन पर काम करना था इस योजना के माध्यम से। तो ये भी पता होना चाहिए, नहीं तो आप सिर्फ इतना समझो सीवरेज प्लांट से संबंधित ही समझ कर रह जाओ। अब बात आती है कि जो ये नदी है गंगा नदी, ये कितने राज्यों से होकर बहती है। गंगा नदी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले उत्तराखंड से निकलती है, यूपी में प्रवेश करती है, बिहार में बहती है, बिहार के बाद झारखंड में बहती है, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में बहती है। तो प्रमुखता से यदि हम देखें तो 5 राज्य आपको देखने को मिलते हैं। 5 राज्यों से होकर के गंगा नदी जो है ये अपने गंतव्य की तरफ बढ़ती है और अपनी यात्रा पूरी करती है। जब हम गंगा की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 5 राज्यों की, तो आपको बता दें इन्हीं 5 राज्यों में गंगा के किनारे जो ग्राम थे, ठीक है, उनको गंगा ग्राम का दर्जा दिया गया था। और पूरे भारत के इन 5 राज्यों में यदि हम बात करें तो 1674 गांवों को गंगा ग्राम का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 1674 गांव को। और विशेष रूप से इसका उद्देश्य ये था क्योंकि गंगा के किनारे जो गांव स्थित हैं वह भी प्रदूषण फैलाने में उतना ही योगदान दे रहे हैं जितना कि अन्य शहर। तो इसलिए यहाँ पे था कि जो गंगा ग्राम घोषित किए जाएंगे, जो गंगा नदी के किनारे ग्राम स्थित हैं जिनको गंगा ग्राम का दर्जा दिया जाएगा, वहाँ पर क्या होगा कि आधारभूत सुविधाएं विशेष रूप से स्वच्छता को लेकर के जो है वो उपलब्ध कराई जाएंगी, जैसे शौचालयों का निर्माण और अन्य चीज़ें जो है यहाँ पे उपलब्ध कराई जानी थी जो स्वच्छता को लेकर के थी। हमने बात किया गंगा नदी की, हमने बताया कि वर्ष 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला। गंगा की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए 2 नदियां थी, एक का नाम है अलकनंदा, एक का नाम है भागीरथी। आपको बता दें जब अलकनंदा और भागीरथी नामक ये जो दोनों नदियां हैं इनका संगम होता है देवप्रयाग में, उसी के बाद इनकी संयुक्त धारा को हम गंगा के नाम से जानते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब अलकनंदा की बात करें तो ये सतोपंत ग्लेशियर से निकलती हैं, भागीरथी की बात करें तो गोमुख से निकलती हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके किनारे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं गंगा नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे प्रमुख शहरों में बात करें तो सबसे पहले प्रमुख शहर यदि मैं बात करूं, उत्तराखंड के बाद यदि बाहर निकलते हैं उत्तर प्रदेश में पहुंचते हैं तो जैसे वाराणसी शहर हो गया, जैसे इलाहाबाद या वर्तमान प्रयागराज हो गया। ठीक है, ये कुछ शहर हैं जो इस नदी के किनारे पड़ते हैं। जैसे हरिद्वार हो गया, ये इसी नदी के किनारे पड़ता है। बिहार से संबंधित यदि मैं शहरों की बात करूं तो पटना हो गया, मुंगेर हो गया, बक्सर हो गया, भागलपुर हो गया, हाजीपुर हो गया, जमालपुर हो गया, मोकामा हो गया। ये कुछ प्रमुख शहर हैं जो बिहार के हैं और गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इनमें एक शहर का हमने नाम लिया भागलपुर। भागलपुर से आपको कुछ याद आना चाहिए, मैंने आपको बोला भागलपुर भागलपुर से अब यहाँ पर कुछ याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? आपको याद आना चाहिए विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। क्या याद आना चाहिए? विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, जो कि इसी नदी में बनाई गई है। विक्रमशिला लगभग 60 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पे आपको विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी आपको देखने को मिलती है। हमने गैंगेटिक डॉल्फिन की बात की कि भाई ये गंगा नदी में पाई जाती हैं और इसका संबंध आप कह सकते हो कि ये बिहार से है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य से। आपको बता दें यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, तो आपको याद रखना है भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो देखने को मिलता है ये पटना में देखने को मिलता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। हमने आपको बताया डॉल्फिन के बारे में। हम बात क्या कर रहे थे?
हम बात कर रहे थे संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप प्रोग्राम में शामिल नमामि गंगे परियोजना की, और हम पहुंच कहां चुके हैं, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन से होकर के डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र तक पहुंच चुके हैं। और इसी प्रकार से चीज़ों को लिंक करना है, जितना हम करेंगे उतना बेहतर होगा। जरूरी नहीं कि जितना मैं सोचूं उतना ही आप, ठीक है, आप अपने से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा भी सोच सकते हो। अब इसमें कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे भारत में जब हम डॉल्फिन की बात करते हैं तो 3 प्रकार की डॉल्फिन प्रमुखता से पाई जाती हैं, इरावदी डॉल्फिन, सिंधु नदी डॉल्फिन, ठीक है, और गैंगेटिक डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन। अब इरावदी की यदि हम बात करें तो ये चिल्का झील में मिलती है उड़ीसा में, ठीक है। सिंधु नदी डॉल्फिन की बात करें ब्यास में मिलती है और ये पंजाब का जलीय जीव है। गैंगेटिक डॉल्फिन की बात करें तो गंगा और इनके कुछ सहायक नदियों में भी ये देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे, इतनी सारी चीज़ें हमने देख लिया, अब आप देख रहे होगे तो एक चीज़ और विज्ञान की दृष्टि से हम देख लेते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए डॉल्फिन किस प्रकार का जीव है तो आपको बताना है स्तनपायी, ठीक है। डॉल्फिन किस प्रकार का जीव है, डॉल्फिन एक स्तनपायी जीव है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, डॉल्फिन की हम बात कर रहे थे, तो आपको पता होगा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में ये आती है, ठीक है, याद रखिएगा, अनुसूची प्रथम में आती है डॉल्फिन। तो भारतीय वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है उसकी 1972 की अनुसूची 1 में ये आती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है किस में आती है। साथ ही साथ हम पहुंच चुके हैं इरावदी डॉल्फिन तक। आपको बता दें इरावदी म्यांमार में एक नदी का नाम है, और उस नदी में क्योंकि इस प्रकार की इस विशेष प्रजाति की डॉल्फिन बहुतायत संख्या में पाई जाती थी, इसीलिए उसका नाम इरावदी डॉल्फिन रख दिया गया। हमने क्या बताया कि यहाँ पे म्यांमार से संबंधित है ये नदी है। जैसे ही हमने म्यांमार की बात किया तुरंत याद आना चाहिए इम्बेक्स। इम्बेक्स नामक जो सैन्याभ्यास है भारत और म्यांमार के बीच आयोजित किया जाता है। म्यांमार की जब हम बात करते हैं तो नेपिदा यहाँ की राजधानी है, बर्मिस क्यार्ड यहाँ की मुद्रा है, ये आपको पता होना चाहिए। और म्यांमार में हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको बोलते हैं कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। और कलादान मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है ये कनेक्टिविटी प्रदान करेगा कोलकाता बंदरगाह को, किस बंदरगाह से, सितवे बंदरगाह को। और याद रखिएगा कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट उसी प्रांत में बन रहा है जहां पे रोहिंग्या रहते थे, मतलब रखाइन प्रांत से इसका संबंध है। और यदि इस तरह से हम चाहें तो अभी भी बहुत कुछ इसमें लिंक कर सकते हैं, लेकिन सेशन बड़ा हो जाएगा क्योंकि हम रिवीजन सीरीज के तौर पे इसको देख रहे हैं, इसलिए इतना पर्याप्त है। जितनी जानकारी बताई गई है उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। हाल ही में IUCN रेड लिस्ट में किन हिमालयी औषधीय पौधों को शामिल किया गया। IUCN इंटरनेशनल कंजर्वेशन, इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा ये जो तीनों पौधे दिए हैं ये तीनों के तीनों इसमें शामिल हैं, इसको बताइएगा। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन से सुमेलित हैं। यहाँ पे कुछ व्यक्तियों के नाम दिए हैं और उनके संबंधित क्षेत्र दिए हैं, जैसे सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, साजी केबी नाबार्ड के नए अध्यक्ष, मेघना अहलावत TTFI की पहली महिला अध्यक्ष। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही है। चलिए जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये पूर्व के करंट अफेयर्स हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सब पता होगा आपको। याद रखिएगा इसका सही उत्तर है डी, मतलब तीनों के तीनों सही है। इसको बताइएगा, हाल ही में किस देश में पहली बार 2 महिला वित्त मंत्रियों जेनेट बेलन और कोषाध्यक्ष मैरिलन मलेरबा के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छपा है। बोला जा रहा है कौन सा देश है जहां पे जो नोट छपाई हुई है उस पर 2 मंत्रियों की साइन है, ठीक है, उसमें 2 वित्त मंत्रियों की साइन है, यही आपसे पूछा जा रहा है। बताएं वो देश कौन सा है जहां पर पहली बार 2 वित्त मंत्रियों के हस्ताक्षर के साथ मुद्रा जारी की गई है। आपको बता दें ये देश वही है जिसके साथ हम
आर्टेमिस मिशन करेंगे। बात हो रही है अमेरिका की, और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा। इसको बताइएगा। दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? नोट्स पलटोगे तो आपको ये प्रश्न मिल जाएगा, लेकिन रिवीजन सीरीज है तो हम सारी चीज़ों को फिर से देख रहे हैं। दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? स्नूकर की जब बात आती है तो रट जाइएगा, पंकज आडवाणी इसके खिलाड़ी हैं, तो बी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताइएगा। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती, यहाँ पे नाम थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है, टाइपिंग एरर है, भारती प्रवीण, ठीक है, ये है प्रवीण, नाम से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ने राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन किया। बोला जा रहा है राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइएगा। राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला, आपको बता दें विशेष रूप से MMR, ठीक है, इस पे कम करने के लिए ये कार्यशाला थी। और आपको बता दें, आप जानते होंगे कि वर्ष 2014 से यदि हम बात करें 2018 के बीच, ठीक है, वर्ष 2014 से 16 के जो आंकड़े हैं, 16 वर्ष 2014 से लेकर के 16 तक के जो MMR के आंकड़े हैं उनकी बात कर लें तो ये हुआ करते थे 130 प्रति, नोट कर लीजिएगा इसको, ये हुआ करते थे 130 प्रति लाख जीवित जन्म पर। मतलब 130 प्रति लाख जीवित जन्म का मतलब है कि जब 1 लाख बच्चों का जन्म होता था तो जन्म देने के दौरान 130 माताओं की मृत्यु हो जाती थी, जिसको बोलते हैं मर्टिलिटी रेट, ठीक है। तो याद रखिएगा, मदर्स मर्टिलिटी रेट MMR बोलते हैं। और जब 2018 और 20 के जो आंकड़े हमें मिले तो ये चौंकाने वाले थे। 2018 और 20 के जो आंकड़े मिले, उन्होंने बताया कि जब पहले MMR 130 हुआ करती थी 16 के दौरान, लेकिन अब ये घटकर हो गई है 97, ठीक है। 97 माताओं की मृत्यु 2018 से 20 के बीच का औसत है कि 97 माताओं की मृत्यु जो है ये 1 लाख जन्म पर होती थी। पर 1 लाख जीवित जन्म पर 97 माताओं की मृत्यु हो जाती थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि इसको हमें 70 से कम लाना है। याद रखिएगा, MMR को लेकर के जो हमारा टारगेट है 70 से कम लाना है। कब तक? वर्ष 2030 तक हमें 70 से MMR रेट 2030 तक हमें 70 से कम लेकर के आना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि MMR को कम करने के लिए सबसे बेहतर प्रयास पूरे भारत में किस राज्य ने किया, तो याद रखना है केरल, ठीक है। पूरे भारत में MMR को कम करने को लेकर के सबसे बेहतर प्रयास किया गया है केरल के द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। केरल आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो गया? कहाँ पे आयोजित की गई? तो नोट कर जाइएगा, नई दिल्ली में ये आयोजित की गई। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है, जो एक ही बार में महीने भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? चलिए बताइएगा, कौन सा देश है जिसने सैंड बैटरी स्थापित की है जो एक ही बार में महीने भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। आपको बता दें, ये जो देश है ये नार्डिक देशों के समूह का हिस्सा है। किस देशों के? नार्डिक देशों के समूह का हिस्सा है। अब आपको पता होना चाहिए कि नार्डिक देशों के समूह में कौन कौन से देश आते हैं। यदि नहीं पता है तो आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। आपको बता दें, नॉर्डिक देशों के समूह में नॉर्वे आता है, नॉर्डिक देशों के समूह में स्वीडन आता है, नॉर्डिक देशों के समूह में आपका स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, इसके बाद आइसलैंड आता है, आइसलैंड आता है, इसके साथ साथ फिनलैंड भी इसी में आता है और डेनमार्क आता है।
तो याद रखिएगा नार्डिक देशों का जो समूह है, नार्डिक देशों के समूह में 5 देश शामिल हैं, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, और नॉर्वे के साथ साथ डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, नॉर्वे के साथ साथ आइसलैंड। ठीक है, तो 5 देश शामिल हैं किसमें? नार्डिक देशों के समूह में, और उसी में से फिनलैंड इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नार्डिक देशों के समूह के बारे में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा नार्डिक देशों के बारे में। फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2022 की वार्षिक सूची में कौन सा कथन सत्य है? संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 3 कथन दिए गए हैं, आपसे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। चलिए जवाब दीजिएगा, एक एक करके कथन को देख लेते हैं क्या है। पहला कथन कह रहा है कि वित्त मंत्री सीतारमण 36वें स्थान पर हैं। किसमें? जो फोर्ब्स द्वारा सूची जारी की गई 2022 की, उसमें बोला जा रहा है कि निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पे हैं। एकदम सही है। इस सूची में भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया, यह भी कथन एकदम सत्य है। तीसरा कथन कह रहा है यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लीयेन इसकी जो है इस सूची में शीर्ष पर हैं। एकदम सही है। तो तीनों कथन सही है। ठीक है, इसको बताइएगा। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेब एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है? इस उत्पाद का नाम सिंधुजा फर्स्ट, याद रखिएगा इसका नाम क्या है? इसका नाम है सिंधुजा फर्स्ट। इसका अर्थ समुद्र से उत्पन्न होता है। तो बोला जा रहा है कि वो संस्थान कौन सा है? चलिए बताइएगा। चलिए बताइएगा फास्ट जवाब, वो संस्थान कौन सा है? ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है आईआईटी मद्रास। ये तकनीक आईआईटी मद्रास ने विकसित की है। आपकी जिम्मेदारी है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में आईआईटी मद्रास का क्या स्थिति है, ये आप बताओगे। आईआईटी मद्रास की क्या पोजीशन है एनआईआरएफ रैंकिंग में, ये आपको बताना है। ये आपका आज का होमवर्क नंबर 1 है। पहली बार भारतीय नौसेना दिवस राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर आयोजित किया गया, कहाँ पर आयोजित किया गया? चलिए बताइएगा कहाँ पर? भारतीय नौसेना दिवस कहाँ पर आयोजित किया गया? याद रखिएगा, ये आयोजित किया गया विशाखापत्तनम में। चलो इसको बताओ। ये आज के लिए आज का होमवर्क है। यह प्रश्न आज के लिए आपका होमवर्क है। ठीक है, अभ्यास प्रश्न आप इसको कह सकते हो। विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या है, ये आपको बताना है। नोट कर लीजिएगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसको बताओ। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कामकाज की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया? चलिए बताइएगा, किसके नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया, आपको बताना है। मनरेगा कामकाज की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया है, ये आपको बताना है। NK सिंह, अमिताभ कांत, अरविंद पनगड़िया और अमरजीत सिंह। चलिए बताइएगा, फास्ट जवाब सभी का आ जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है अमरजीत सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है। 1 जनवरी 2023 से भारत एक विशेष व्यवस्था का अध्यक्ष हो चुका है, जिनमें 4 विकल्प दिए हैं। पूछा जा रहा है कि किस व्यवस्था का अध्यक्ष बना है? मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, ऑस्ट्रेलियाई समूह, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह या वासेनार अरेंजमेंट। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, ये जिसका सदस्य बना है वह एक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। क्या है? निर्यात नियंत्रण व्यवस्था। अब आप बोलोगे किस चीज़ का निर्यात, तो याद रखिएगा जब यहाँ पे निर्यात की बात हो रही है
तो ये हथियारों के निर्यात की बात हो रही है, ठीक है। साथ ही साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की बात हो रही है। तो इनको नियंत्रित करने के लिए, इनको नियंत्रण इन पर करने के लिए ये एक व्यवस्था है। और आपको बता दें कि हथियारों के निर्यात को नियंत्रित करने के लिए या तकनीकी हस्तांतरण के लिए जो संस्था है उसका नाम है वासेनार अरेंजमेंट। तो भारत वासेनार अरेंजमेंट का अध्यक्ष बना है और 2017 में हमने इसको ज्वाइन किया था। हम 42वें देश थे जिन्होंने इसको ज्वाइन किया था और आज हम इसके अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। किस संस्था ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस रिपोर्ट प्रस्तुत की है? चलिए बताइएगा। ये पहली रिपोर्ट है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए बताइएगा, किस संस्था ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस रिपोर्ट 2021 जारी की है? आपको बता दें इसको बोलते हैं WMO, ठीक है, WMO। और WMO की जब बात करते हैं तो डी विकल्प में आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका सही उत्तर है WMO। WMO की जब हम बात करते हैं, WMO का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। WMO का फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है। तो सिर्फ हेडक्वार्टर और फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसी संस्था द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। 1950 में ये संस्था स्थापित की गई थी। चलिए, ये प्रश्न कल मैंने पूछा भी था रात्रि 11 बजे। चलिए जवाब दीजिएगा। सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और सहायता करेगी? भारत सरकार भी प्राकृतिक खेती को लेकर के अब जग गई है एक प्रकार से, क्योंकि भारत पर दबाव है। किसका दबाव है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। दबाव इसलिए है क्योंकि हम उर्वरक सब्सिडी बहुत ज़्यादा देते हैं और कई सारे देश हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, और उर्वरक सब्सिडी में बहुत ज़्यादा व्यय होता है पैसा। तो पहली बात तो उस जो व्यय हो रहा है पैसा उसको रोकने के लिए, साथ ही साथ जो वैश्विक संस्था है जहां पर लगातार हम पर इसी को लेकर के सवाल किया जाता है, वो सवाल हमसे ना किया जाए, इस पर बात ना हो, इसलिए भारत सरकार प्रयास कर रही है कि धीरे धीरे किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाए। वही एक इसका विकल्प है। और जब प्राकृतिक कृषि की हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पे 1 करोड़ किसानों को इससे जोड़ने का लक्ष्य है, ठीक है। 1 करोड़ किसानों को इससे जोड़ने का लक्ष्य है। इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बात की थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कितना अनुमानित किया गया है, वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कितना अनुमानित किया गया है, तो याद रखिएगा GDP के 2.9%। कितना? GDP के 2.9% तक ये अनुमानित किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अमाउंट की यदि हम बात करें तो याद रखिएगा 17,86,816। कितना? 17,86,816 करोड़ रुपए, या GDP के प्रतिशत के रूप में बात करें तो GDP का 2.9%, ठीक है। दोनों आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कितने खोले जाएंगे ये आपको बताना है। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भारत में कितने खोले जाएंगे ये आपको बताना है। फास्ट जवाब, क्विक रिस्पॉन्स करना है। आपको बता दें इसका सही उत्तर है 30, ठीक है। ये फैक्ट हैं जो आपको रटे होने चाहिए, हालांकि एक अलग वीडियो भी मैं इसके लिए दूंगा। अब यहाँ पे बताइए, भारत को मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट में की है? बोला जा रहा है जो मोटे अनाज है जिसको श्री अन्न कहा गया है, इसके लिए वैश्विक केंद्र भारत बन जाए, तो उत्कृष्टता केंद्र इसमें खोले जाने हैं। उसको लेकर के बोला गया है कि किसके लिए बात हो रही है, किस अनाज को लेकर के बात हो रही है, और साथ ही साथ कौन इसको देखेगा। चलिए बताइएगा। देखो,
इसको जो देखेगा, जो नियंत्रित करेगा, क्योंकि बात किसकी हो रही है, बात यहाँ पे हो रही है मोटे अनाजों की, तो इसका जो सही उत्तर है वो ए विकल्प है। ए विकल्प इसका सही उत्तर है, भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। इसको बताइए, वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कितना विद्युत